अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मतलब शुगर की बीमारी के रिलेटेड। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि शुगर क्या होती है, क्यों होती है और कितनी अक़साम की होती है। और इसके अलावा आप लोगों का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि होम्योपैथी में शुगर के हवाले से कौन कौन सी मेडिसिन्स इस्तेमाल कराई जाती हैं। तो इस वीडियो में हम इन तमाम तर टॉपिक्स के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलती रहें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ मतलब कि शुगर क्या होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमारे जिस्म में जो पेंक्रियाज होता है, जिसे हम लबलबा कहते हैं, उसका काम होता है कि वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज़ का लेवल होता है उसे नॉर्मलाइज़ करने का रोल प्ले करती है। जिस टाइम पेंक्रियाज इंसुलिन उतनी नहीं प्रोड्यूस कर पाता जितनी ग्लूकोज़ को नॉर्मल करने के लिए ज़रूरत होती है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ग्लूकोज़ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो इसी कंडीशन को ही डायबिटीज़ कहा जाता है। ग्लूकोज़ जो है वो हम मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स वग़ैरह या मशरूबात वग़ैरह से हासिल करते हैं। वो फूड्स या मशरूबात जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जा रहे होते हैं, जो कि हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जिस्म के लिए, लेकिन उसी सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर ग्लूकोज़ प्रेजेंट होता है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ग्लूकोज़ जो है वो हमारे ब्लड के अंदर पाया जा रहा होता है, लेकिन उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए ही पेंक्रियाज अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। जब पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता उस लेवल पे जितनी ज़रूरत होती है, तो ऐसी कंडीशन को फिर हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसे हम आमतौर पर डायबिटीज़ कहते हैं, शुगर। जब हाइपरग्लाइसीमिया का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा रहने लग पड़ता है तो फिर उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की और बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं। हमारा जो जिस्म है ये एक फैमिली की तरह ही होता है, मतलब हर एक आर्गन, हर एक टिश्यू एक दूसरे के साथ मुंसलिक है और एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो जब किसी एक फंक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जा रही हो तो उससे जुड़े हुए जितने भी आर्गन्स, टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर भी फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि मुख्तलिफ़ शुगर के पेशेंट्स को हार्ट डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, कुछ शुगर के पेशेंट्स के मुख्तलिफ़ नर्व्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, या तीसरी कैटेगरी उन पेशेंट्स की आ जाती है जिनकी आई साइट काफ़ी ज़्यादा वीक होने लग पड़ती है, या फिर उनका वेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कम होने लग पड़ता है। अब डायबिटीज़ का जो मेडिकल टर्म आएगा या मेडिकल नेम आएगा उसे डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। इसकी एक और कंडीशन भी होती है जिसे डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को यूरिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आने लग पड़ता है और साथ उसे प्यास काफ़ी ज़्यादा रहने लग पड़ती है। अब ये कंडीशन आमतौर पर जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें से 10% पेशेंट के अंदर ये कंडीशन पाई जा रही होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। बाकी 90% जो पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटीज़ मेलिटस की ही होते हैं। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के अफराद तक पाई जा रही होती है। अब इसी हवाले से हम शुगर की जो टाइप्स आ जाती हैं उनके रिलेटेड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ज़्यादा टाइप मोस्टली पेशेंट्स में देखने मिलती है जिसे टाइप 2 कहा जाता है, तो उसके रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 में पेशेंट्स में मोस्टली जो कंडीशंस पाई जा रही होती हैं कि उनका जो पेंक्रियाज होता है वो उतनी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा होता, जो बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस बेस पे इंसुलिन ग्लूकोज़ लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाती और जिसके नतीजे में फिर ग्लूकोज़ लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। ये कंडीशन छोटे बच्चों के अंदर भी पाई जा सकती है, यंग मेल फीमेल्स के अंदर भी पाई जा सकती है और जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनमें भी पाई जा सकती है।
अब डायबिटीज़ की जो टाइप 2 स्टेज है, इससे पहले एक स्टेज आती है जिससे प्री डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें पेशेंट की जो शुगर लेवल होगा, ग्लूकोज लेवल होगा, वो बॉर्डर लाइन तक कभी कभार आ जाता होगा, जो कि उसके लिए एक इंडिकेटर है कि अगर उसने अपना लाइफस्टाइल जो होगा उसे चेंज नहीं किया तो उसे डायबिटीज़ हो सकती है। अब प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी भी पर्सन को ऑफिशियली डायबिटिक पेशेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उसे इंडिकेटर दे दिया जाता है। अब डायबिटीज़ की जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जिसे टाइप 1 कहा जाता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो जो इंसुलिन के सेल्स बन रहे होते हैं या हार्मोन्स बन रहे होते हैं उनके ऊपर ही अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करने लग पड़ता है। ये कंडीशन मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर देखने मिलती है या फिर यंग अडल्ट्स के अंदर ही देखने मिलती है। ये कंडीशन जो होती है टाइप 1, ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म की होती है। इसी में एक और कंडीशन भी आ जाती है जिसमें पेशेंट को साथ अगर स्टमक की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाए, वोमिटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाए, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। डायबिटीज़ की इन 2 स्टेजेस के अलावा थर्ड स्टेज आ जाती है जिसे टाइप 3C डायबिटीज़ कहा जाता है, जिसमें जो हमारा पेंक्रियाज होता है ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसकी अब कुछ रीज़न्स हो सकती हैं जैसे कि पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियाटिक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर हेमोक्रोमाटोसिस। अब इन कंडीशंस की बेस पे भी डायबिटीज़ की टाइप 3 स्टेज हो सकती है। अब जब पेशेंट का पेंक्रियाज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हो और उसे रिमूव कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी पेशेंट में टाइप 3C डायबिटीज़ की जो स्टेज होगी वो पाई जाएगी। ये जो तीनों स्टेजेस मैंने आपके साथ डायबिटीज़ की शेयर की हैं, इनके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स पाई जा रही होती हैं, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुख्तलिफ़ जो फीमेल्स होती हैं उनको इशू हो जाता है डायबिटीज़ का, जो कि कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं उनमें भी स्टार्टिंग में डायबिटीज़ के इशू पाया जा सकता है, जो कि कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है। ये नेक्स्ट कंडीशन वो आ जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर लिया जाए, जिस बेस पे जो शुगर लेवल हो वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हो ब्लड में, और पेंक्रियाज जो हो वो उतनी इंसुलिन ना प्रोड्यूस कर पा रहा हो, जिस बेस पे वक्ती तौर पे जो शुगर लेवल होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दोबारा फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब डायबिटीज़ की जो कॉमन सिम्टम्स या कॉमन इंडिकेशंस पेशेंट के अंदर पाए जा रहे होते हैं कि जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा प्यास महसूस हो रही होती है, बार बार उनका जो माउथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहा होता है। इसके अलावा उनको यूरिन काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है, बार बार छोटे पेशाब की हाजत महसूस होती है। थर्ड पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा थकावट, फटीग वगैरह रहती है। फोर्थ पे उनकी जो वेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड होने लग पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट पे उनका जो वज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लग पड़ता है, और नेक्स्ट स्टेज में पेशेंट के हाथ पाँव वगैरह काफ़ी ज़्यादा कपकपाहट का शिकार हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें पेशेंट को अगर कोई ज़ख़म वगैरह, कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसकी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा स्लो होने लग पड़ेगी। अगर ये तमाम तर कंडीशंस आपके अंदर भी पाई जा रही हों तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपना ब्लड शुगर जो टेस्ट है वो लाजमन कराएं। अब सिम्टम्स के बाद हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ के क्या काजेज़ हो सकते हैं। अब ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर जो कंडीशंस देखने मिलती हैं कि उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, जैसे कि वो एक्सरसाइज के ऊपर सही तरह से अपना ध्यान नहीं दे पाते, उनका जो डाइट प्लान होता है उसको वो फॉलो नहीं कर पाते, अनहेल्दी डाइट्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जैसे कि बाहर की चीज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूड्स वगैरह पाए जा रहे होते हैं, ड्रिंक्स वगैरह, मशरूबात होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस बेस पे वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और जिसके नतीजे में उनके ब्लड में ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इनके अलावा कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें पेशेंट का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होता है। अब वेट बढ़ने के नतीजे में भी जो मुख्तलिफ़ आर्गन्स होते हैं वो अपना फंक्शन सही तरह से नहीं परफॉर्म कर पाते और पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है। जिन पेशेंट्स को लिवर की प्रॉब्लम रहती है, उनका लिवर अक्सर फैटी रहे तो ऐसे पेशेंट्स को भी डायबिटीज़ हो सकती है। अब जिन पेशेंट्स को हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसके नतीजे में उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, तो इस तरह के पेशेंट्स को भी डायबिटीज़ हो सकती है। अब ये डायबिटीज़ टाइप 1 में भी हो सकती है और टाइप 2 भी हो सकती है। थर्ड कंडीशन वो आ जाती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री ही डायबिटीज़ के हवाले से पाई जा रही हो,
कि अगर आपके ख़ानदान में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा आम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। अगर किसी पेशेंट का ग्लूकोज़ लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता हो तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसकी बॉडी के मुख्तलिफ़ आर्गन्स भी इससे डिस्टर्ब हो सकते हैं, जैसे कि उसे कार्डियक इश्यूज़ हो सकते हैं, किडनीज़ के मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा उसे आर्टियोस्क्लेरोसिस की बीमारी भी हो सकती है, या मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रोक्स वगैरह भी आ सकते हैं। कुछ कंडीशंस के अंदर पेशेंट की जो नर्व्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, जिसके नतीजे में पेशेंट को अपने नर्व डैमेज एरिया में हल्का हल्का पेन महसूस होता रहता है। और लास्ट पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि अगर कोई पेशेंट काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहता है तो डिप्रेशन के बायस भी उससे डायबिटीज़ हो सकती है। अब डायबिटीज़ की डायग्नोजिंग में 3 टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले BSF, जिसे ब्लड शुगर फास्टिंग कहते हैं, जिसमें पेशेंट को 8 घंटे तक खाली पेट होना लाजमी होता है। वो सिर्फ पानी वगैरह पी सकते हैं, पानी के अलावा कोई भी चीज़ नहीं पीनी होती या खानी होती। अब 8 घंटे खाली पेट रहने के बाद वो अपना ब्लड सैंपल देता है टेस्ट के लिए। और इसी तरह से BSR, ब्लड शुगर रैंडम, जिसमें पेशेंट ने नॉर्मली जो खाना खाया हुआ होता है उसके 1.5 से 2 घंटे के ड्यूरेशन में उसने अपना ब्लड टेस्ट कराना होता है। अब ये एक ऐसा ड्यूरेशन होता है 1.5 से 2 घंटे का कोई भी चीज़ खाने के बाद, जब ग्लूकोज़ लेवल जो होता है वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंचा हुआ होता है, ताकि ये पता चले कि पेशेंट का जो ग्लूकोज़ लेवल है वो हाई से हाई कितना तक जाता है। इसके बाद थर्ड टेस्ट आ जाता है A1C, जिसे आप लोग HbA1c के नेम से जानते हैं, जिसमें पेशेंट की जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है 2 से 3 मंथ की, उसके रिलेटेड पता चलता है। अब इसके अलावा एक और टेस्ट भी आ जाता है जिसे OGTT या फिर ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कहा जाता है। OGTT का कंप्लीट नेम आ जाता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें पेशेंट के मुख्तलिफ ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं और उस ड्यूरेशन में साथ उसे ग्लूकोज खिलाया जा रहा होता है। ये जो प्रोसेस होता है ये एक फ़िज़िशियन की निगरानी में ही होता है, तो इसी वजह से ये जो टेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा कम प्रेफर किया जाता है। नॉर्मली जो टेस्ट आमतौर पर शुगर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसमें BSF, ब्लड शुगर फास्टिंग, BSR, ब्लड शुगर रैंडम, और थर्ड पे HbA1c ही है। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि डायबिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिजीजियम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती है। सेकेंडली कोनियम होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जाता है। थर्ड पे एसिड फास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। अब इन मेडिसिन के अलावा इंसुलिनम होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो उन पेशेंट्स के लिए है जो कि इंसुलिन का यूज़ करते हैं। अब ये जितनी भी मेडिसिन हैं ये पेशेंट की कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए अप्लाई कराई जा रही होती हैं। तो अगर आप लोगों को भी डायबिटीज़ की डिज़ीज़ है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन मशवरा करें। देन उसके बाद उनकी कंसल्टेशन की बेस पे जो वो मेडिसिन आपको सजेस्ट करें उसको ही आप यूज़ कीजिएगा। उम्मीद है आज की ये डिटेल वीडियोस डायबिटीज़ के हवाले से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से या डायबिटीज़ के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या किसी भी मेडिसिन के रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।